नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबोधन काल। क्या पढ़ेंगे? प्रबोधन काल। ये कहाँ से आया? ये जो हमने पुनर्जागरण पढ़ा था उसी का जब परिपक्व रूप हुआ, जब पुनर्जागरण चालू हुआ मध्यकाल में 14वीं शताब्दी के आसपास, जब वो आगे आते आते 18वीं शताब्दी में परिपक्व होता है, उसमें सारी चीजें एकदम बेहतर तरीके से होती हैं। उसी को एक नाम दिया गया प्रबोधन काल। ये कोई अलग से काल नहीं है, ये पुनर्जागरण का ही आगे का काल है ना। इसमें क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, प्रबोधन काल में क्या है? प्रबोधन काल, इसी को क्या बोला जाता है? इनलाइटमेंट बोला जाता है। ये चालू कब से होता है? ये 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच ये चालू होता है। जो हमारा पुनर्जागरण था वो कब चालू हुआ है? मध्यकाल में चालू हुआ था 14वीं शताब्दी से। उसके बाद जब आते आते जब पूरा मध्यकाल हुआ, पूरा वर्ग संघर्ष हुआ, सारी चीजें हुई, उसके बाद जब इसका फाइनल, जब ये परिपक्व रूप से सामने आया, उस टाइम पे 17 से 18वीं शताब्दी के बीच की बात है। उस टाइम पे चालू होता है प्रबोधन काल। ठीक है। उसमें होता क्या है? देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था कि मध्यकाल में क्या हो रहा था कि जो चर्च था, पोप था, उनके बहुत सारे अत्याचार बढ़ गए थे। वो लोगों पे बेफालतू का टैक्स लगा रहे थे और बहुत सारी गलत कामें कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि जब आगे चल के वैज्ञानिक चेतना बढ़ती है, बहुत सारा ज्ञान विज्ञान पे काम होता है, हर चीजें समझ में आती हैं, तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या? वैज्ञानिक चेतना आती है। अब वैज्ञानिक चेतना का मतलब ये होता है कि बहुत सारा चीजें लिखी गई, ज्ञान विज्ञान आया, बहुत सारे वैज्ञानिक साइंटिफिक चीजें आई, तो लोगों को समझ में आया कि नहीं, ऐसा भी होता है ना। चाहे क्या हुआ, लोग तर्क पे ज्यादा ध्यान देने लगे। अभी तक क्या हो रहा था कि जो चर्च और पोप कह रहे थे वही काम हो रहा था। वो जो कह दिए गलत काम, वो काम काम करना है, क्योंकि लोगों के पास इतनी समझ नहीं थी वो तर्क लगा सके। पहली बार ऐसा हुआ कि लोग तर्क करना सीखे। लोग समझने लगे कि यार नहीं, अगर ऐसा कह रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है। तर्क हो गए, लोगों के अंदर विवेक आया, लोग मानववादी बन गए। कोई भी चीज मानव को केंद्र में रख के काम किया जाने लगा। और क्या हुआ? इसी के फलस्वरूप अमेरिकी क्रांति हुई, इसकी आगे अमेरिकी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई इसी में। और एक बहुत बड़ी घटना और हुई, नेपोलियन बोनापार्ट का जो सैनिक अभियान था वो इसी के दौरान, प्रबोधन काल के दौरान हुआ। ठीक है। और इसमें जब ये प्रबोधन काल आया तो बहुत सारे चिंतक आए, बहुत सारे फिलोसफर आए। उन्होंने हर तरह से, अपने तरह से जो भी हो सका, देश के लिए काम किया। यूरोप में लोगों को जगाने का काम किया कि जो अभी तक हो रहा था उसको बेहतर तरीके से कैसे बनाया जाए। और उसी की देन है कि यूरोप आज इतना मतलब डेवलप बना, वहां के लोग इतने तार्किक बने। एक मतलब बहुत सारे चिंतक आए। उसमें क्या हुआ, उन्होंने बताया कि जो भौतिक दुनिया है और जो प्रकृति है, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम विलासिता में इतना डूब जाए, भौतिक दुनिया में इतना डूब जाए कि हमें प्रकृति का ध्यान ही ना रहे। तो भौतिक दुनिया और प्रकृति को मिला के चलना पड़ेगा, व्यवस्थित होना पड़ेगा, अपरिवर्तनशील होना पड़ेगा। शाश्वत जो है, शाश्वत और प्राकृतिक नियम, इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। व्यवस्थित होना पड़ेगा, शाश्वत नियम का पालन करना पड़ेगा। प्राकृतिक नियम क्या है, प्रकृति हमें क्या क्या कहती है, वो सब देखना पड़ेगा। ठीक है। इसी टाइम पे कुछ है फिलोसफर आया, जैसे केपलर आया, उसी टाइम पे केपलर आया, और गैलीलियो आया, और न्यूटन। ये सब उसी टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे प्रबोधन काल चल रहा था। आइए समझते हैं प्रबोधन काल की कुछ विशेषताएं हैं। जिसमें जो पहली विशेषता है वो कहती है कि अनुभूति मूलक ज्ञान। क्या होता है? अनुभूति मूलक ज्ञान। अब अनुभूति मूलक ज्ञान का मतलब ये है कि इसके पहले तक क्या चल रहा था। देखिए, अनुभूति मूलक ज्ञान का मतलब है कि ज्ञान इंद्रियों का अनुभव है। अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी काम हो रहा था, अगर पोप ने कह दिया, चर्च ने कह दिया, वो काम हमको करना है, चाहे वो काम गलत हो चाहे सही हो। अभी तक हम इतना, मतलब वहां के लोग इतना नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसी हैं। फिर आगे चल के जब प्रबोधन काल आया तो जो वैज्ञानिक थे, जो भी वहां के फिलोसफर थे, वो इस पर ध्यान देने लगे कि आप जो भी काम करो उसको पहले अपने से अनुभव लो। उसका क्या? अनुभूति मूलक। उसको पहले सब, जो अपनी पांच इंद्रियां, पांच इंद्रिय समझो, जानो जो काम है क्या सही है, क्या ऐसा करना चाहिए। तो अपने जो चीज आप समझ सको, जो जहां तक आपकी पहुंच बन सके, पहले उस चीज को समझो, टटोहो, उस चीज के बारे में जानकारी लो, फिर वो चीज करो। तो क्या क्या करना है? अनुभूति मूलक ज्ञान की ओर चलना है। ठीक है। अगला क्या है? अगला है ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना। क्या है? ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना। अब देखो, ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने का मतलब ये है, इसमें क्या है कि जो भी आपके अंदर ज्ञान है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसको एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखो, उसको एक धरातल पे उतार के तो देखो। आपने अगर कोई चीज की है, अगर कोई चीज हो रही है, अगर आपको कह दिया गया कि ऐसा होता है, तो क्या आप मान लोगे? जैसे एग्जांपल देते हैं नमक का। जैसे Na सोडियम और क्लोरीन को मिला के बनता है Na+Cl, इन दोनों को मिला के नमक बनता है। हमको बता तो दिया गया कि इन दोनों को मिला के नमक बनता है, पर क्या इसको हम कभी जान पाए? हाँ, जान पाए। कब? जब हम लैब में गए, जब हमने दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिला? हमें नमक मिला। हमें NaCl क्या मिला? नमक मिला। तो हम समझ गए, हाँ, ज्ञान को हमने क्या किया? विज्ञान से जोड़ दिया। ज्ञान को विज्ञान से जोड़ दिया, हमको एक फाइनल प्रोडक्ट मिला। पर ऐसी बहुत चीजें ऐसी हो रही थी समाज में
कि लोग बता तो रहे थे ऐसा करना है, पर उसका कोई प्रमाण नहीं था, उसका कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रूफ नहीं था कि ऐसा होता ही है। तो यही कहा गया कि आपको ज्ञान को क्या करना है, जो भी आपके अंदर ज्ञान को विज्ञान से जोड़ के देखना है कि क्या ऐसा करना सही है, तो इन दोनों को मिला के हमको आगे हम करना है। ठीक है, तीसरा हो गया कारण कार्य संबंध। देखिए कारण कार्य संबंध का मतलब ये होता है, अगला क्या है कारण कार्य संबंध। इसमें ये होता है कि कोई भी चीज जो होती है, जो कारण, जब भी अगर कोई काम होता है संसार में, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण काम कर रहा होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। जो भी संसार में आप काम देखते हो उसके पीछे एक वजह मौजूद होती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पहले नहीं था पर आज टाइम पे एग्जिस्ट करता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण CO2 गैस का बढ़ना। CO2 गैस क्यों बढ़ती है, इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, इतना सारा हर चीज हो रहा है, इतना मतलब रोड पे इतना पॉल्यूशन है, जंगल की कटाई हो रही है, नए पेड़ लग नहीं रहे हैं, ये सब चीजों से क्या हो रहा है, CO2 गैस बढ़ रही है। जब CO2 गैस बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, धरती पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के पीछे कारण क्या है, CO2 का बढ़ना। CO2 का बढ़ने के कारण क्या है, प्रदूषण का बढ़ना। तो कहने का मतलब ये है, ये कहा जा रहा है कि जो कारण कार्य संबंध होता है, कि अगर कोई भी घटना हो रही है, उस टाइम पे यूरोप में जो भी घटनाएं हो रही थी उसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार थे। उन कारण के बारे में जब फिलोसफरों ने पता किया, उसके बारे में सही राय दी। तो यही एक था कि जो भी काम हो रहा है उसके पीछे कुछ कुछ कारण काम करता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है मानववादी दृष्टिकोण। क्या है, मानववादी दृष्टिकोण है। इसका मतलब ये होता है, इसमें एक बात कही गई, इसमें ये कहा गया कि यूरोप के जो वहां के लोग थे, वो जो वहां का पोप था, जो वहां का पादरी था, वो ये कह रहा था कि जो मनुष्य होता है वो जन्म से ही क्या होता है, पापी होता है। मनुष्य जो होता है वो जन्म से ही पापी होता है, ये कहा जा रहा था। पर जब फिलोसफर लोग आए, जब जब वहां के धर्म सुधारक लोग आए, विचारक आए, चिंतक आए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जो मनुष्य होता है वो जन्म से सही होता है, जन्म से वो सुंदर है, सुशील है, तर्क मतलब सब कुछ सही है उसके अंदर, कोई पापी वापी नहीं है। वो तो जो धर्म की प्रोसेस है, धर्म के आडंबरों में इतना घुस गया, धर्म की चीजों ने ऐसा उसको जकड़ लिया कि वो बाद में पापी बन गया। तो कोई भी इंसान जन्म से पापी नहीं होता है, वो उस धर्म में आने के बाद, वहां के आडंबरों पे बढ़ने के बाद क्या होता है, वो पापी बन जाता है ना। तो ये सब कहा गया कि मानवतावादी दृष्टिकोण यहाँ पे इसका यही आया कि भाई मानव को ध्यान में रखो, ऐसा कुछ मत करो जो चीजें सही नहीं है ना। जन्म से कोई पापी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या है, देववाद और प्रकृति धर्म। अब ये प्राकृतिक धर्म क्या है, देखिए इसमें एक चीज मोटी मोटी ये कही गई, जो प्रकृति धर्म था उसमें ये बताया गया कि जो प्रकृति है, प्रकृति हमको बराबर करती है, चाहे कोई गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, प्रकृति के लिए सब बराबर है। नेचर सबको लोग बराबर, मतलब उनका जो भी सब इसी धरती में पैदा होते हैं, सभी यही जन्मे होते हैं, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का हो। पर ऐसी असमानता देखी जाती है कि किसी के पास इतने साधन है कि वो जीवन की हर सुविधा ले रहा है, और किसी के पास इतना तक नहीं कि 2 वक्त की रोटी जुटा सके, वो कहीं कचड़े का खाना उठा खा रहा है, या कुछ भी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति का नियम ऐसा होता है कि सबके लिए बराबर चीजें ऑब्जर्व करती है। पर इस समाज में सही समाज चीजों ने बना दिया, समाज ने किसी को इतना अमीर बना दिया, इस धर्म ने किसी को इतना गरीब बना दिया। तो ये जो है, ठीक है कि जो प्राकृतिक धर्म है, प्राकृतिक हमारा ये है कि हमें हर चीज उजागर बराबर कर चलना है, बैलेंस करके चलना है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को इतना ज्यादा वो कर दें, धर्म का किसी को इतना ज्यादा बढ़ा दे रहा है, किसी को इतना घटा दे रहा है। तो प्राकृतिक नियम ये कहता है कि सब बराबर होते हैं, सब पे बराबर काम होना चाहिए। पृथ्वी नेचर के लिए, भगवान के लिए सभी बंदे बराबर होते, सभी इंसान बराबर होते हैं। तो ये प्रबोधन काल था। प्रबोधन काल में बहुत कुछ हुआ, जो कि बहुत बेहतर चीजें हुई। इसमें बहुत सारे विचारक आए। अभी हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से फिलोसफर आए। इसमें रूसो क्या कह रहा है, इसमें एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं, कांट क्या कह रहा है, वोल्टेयर क्या कह रहा है, ये सब कुछ हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही।